एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है क्या? Am I audible to everyone? Just do let me know in the comment section, guys. मेरी आवाज आ रही है? One second, guys. One second. Now fine? Now fine? हाँ, चल। So अभी आई होप सो कि मेरी आवाज एकदम प्रॉपर्ली आप लोग को आती होगी। अगर आ रही है तो आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट में बता दो। यस, ऑडिबल हूं मैं प्रॉपर्ली? मैं प्रॉपर्ली ऑडिबल हूं? यस, ठीक है, चलो जी। सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, यहां तक टॉपिक खत्म कर लिया था क्या जी? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोगों ने टेबल बहुत ध्यान से पढ़ लिया था यार। बहुत ये टेबल में इतना कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। बहुत सारे टीचर ये ए को है ना जीन बताते हैं और बी को है ना क्रोमोसोम बताते हैं। सो प्लीज मेक योर दिस डाउट क्लियर। ओके, क्रोमोसोम में जो इंडिपेंडेंट पेयर रहेंगे वो इंडिपेंडेंटली तुम्हारे सेग्रीगेट हो जाएंगे, और जो जीन होता है उसमें हरदम आपके पास क्या होंगे जी, एक पेयर जो रहेगा वो आपका हरदम इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेगा। ओके, अलील्स है ना तो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे। तो ये प्लीज मेक श्योर। ओके, चलो आइए। सो शुरू करें हम लोग आज लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन से। आज की कहानी, कल ये नोट्स आप लोगों ने बनाया था जी। ओके, यस, मैं आज लंबी क्लास लेके आज को ट्राई करते पूरा खत्म करने के लिए। ओके, नोट्स आप लोगों ने बनाया था बेटा जी, ठीक है, चलो जी आइए जी। तो आज हमारी जो टॉपिक है वो हम लोग शुरू करेंगे सीधा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन चीजों को शुरू करते हैं और चीजों को बहुत ध्यान से समझते हैं कि होता क्या है चीजें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी, ध्यान से मेरी बात को सुनना जी, ठीक है। टॉपिक का नाम है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अब लिंकेज ये टर्म जो है किसने कॉइन किया था? ये जो टर्म है इट इज कॉइंड बाय मॉर्गन। ओके, टीएच मॉर्गन ने इसको कॉइन किया था। और लिंकेज ये एक्चुअली में कहता क्या है? लिंकेज क्या कहता है? ये बताता है फिजिकल एसोसिएशन। ओके, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन इन एन क्रोमोसोम। फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन इन क्रोमोसोम, कि दो जीन का फिजिकल एसोसिएशन क्रोमोसोम पर क्या होगा उसे अपन क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल समझो जी, ये क्रोमोसोम है, यहां पर है ना दो जीन अगर लोकेटेड होंगे तो क्या ये लिंकेज कहलाएगा? क्या ये लिंकेज कहलाएगा क्या? यस सर, ये लिंकेज कहलाएगा, ये लिंकेज कहलाएगा। अब समझो, क्या ये लिंकेज कहलाएगा? क्या will this we call is linkage? no linkage, ये लिंकेज नहीं होगा, ये लिंकेज नहीं होगा। ओके, ठीक है, मैंने इन्फॉर्म किया था, टेलीग्राम पे इन्फॉर्म किया था, शायद इन्फॉर्म किया था, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई लिंकेज की, पहले पढ़ लेते हैं अभी। ओके, ठीक है। समीर चौधरी, क्या डाउट है? मैं वो डाउट को क्लियर कर लूंगा वापस से, ठीक है। चलो जी, ये बात क्लियर हो गई। लिंकेज ये टर्म किसने कॉइन किया? इट वाज कॉइन्ड बाय द मॉर्गन, और वो ये बताता है कि एक क्रोमोसोम पर दो जीन का फिजिकल एसोसिएशन, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन इन क्रोमोसोम जो है वो लिंकेज बताता है जी। फिर बेटा जी रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? सवाल ये आ रहा है। तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू नॉन पेरेंटल टाइप्स। ओके, नॉन पेरेंटल टाइप्स का जो फॉर्मेशन होता है ना उसे अपन क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन कहते हैं जी। फॉर्मेशन ऑफ नॉन पेरेंटल टाइप्स। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर नॉन पेरेंटल टाइप का अगर फॉर्मेशन हो रहा है उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा जी? रिकॉम्बिनेशन कहते हैं जी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल
हमारे पास ये काला क्रोमोसोम है और ये रेड क्रोमोसोम है, ठीक है। देखो जी, तो ये आपस में क्या हो गए, ये लोग पेरेंटल हो गए क्या? नहीं, रुको इसको और अच्छे से समझाता हूं मैं। हमारे ये दो क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब क्या हुआ ना, अब हुआ क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ, ये जो ब्लैक वाला था इनके पास है ना, ये रेड भी आ गया, और जो मेरा ये जो रेड वाला था यहां पर ब्लैक भी आ गया। अब देखो बड़े ध्यान सुनना जी, ये क्या हुआ, व्हाट विल बी दिस, ये क्या होगा, ये तो पेरेंटल टाइप है ना, ये पेरेंटल टाइप है, ये पेरेंटल टाइप है क्या? ओके यस, ठीक है। था यार अनिरुद्ध, अनिरुद्ध था यार, क्रोमोसोमल थियरी नहीं है क्या? देखना पड़ेगा यार, रुक जा यार, शायद यार तुम ना बड़ा ये करती हो यार, मैं रुको तुमको हटा ही देता हूँ यार, तुम इतना स्पैमिंग से तुम्हारा ही मैसेज दिखता है यार, दूसरे का डाउट ही निकल जाता है। रुको यार मैं तुमको ना ब्लॉक ही करूँ अभी, भाई अंग्रेजी समझ में नहीं आता ना इनको, लास्ट वर्ड अगला मैच आएगा तुम्हारा ब्लॉक कर दूंगा मैं। और ये वाला क्या होगा जी बेटा जी, व्हाट विल बी ऑफ दिस, ये आपका पेरेंटल टाइप है, ये भी है पेरेंटल, ठीक है। मैं देख लेता हूं क्या इशू है उसका, आ जाओ। लेकिन ये क्या हुआ, ये नॉन पेरेंटल टाइप हुआ क्या, ये नॉन पेरेंटल टाइप हुआ क्या, ये आपका नॉन पेरेंटल हुआ क्या? जिसको अपन रिकॉम्बिनेंट कहेंगे, इसे रिकॉम्बिनेंट कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको, रिकॉम्बिनेंट कहा जाएगा जी। क्या यहां तक बातें क्लियर है, क्या यहां तक बातें क्लियर है? एक बारी ध्यान से मुझे बताना, ध्यान से बता देना, ध्यान से सभी लोग बता देना। यस, यहां तक बातें सभी को क्लियर है क्या अच्छे से? ओके आ जाओ जी। लिंकेज का मतलब क्या होता है कि एक क्रोमोसोम पे दो जीन की फिजिकल एसोसिएशन क्या है, उसे अपने लिंकेज बोला था। ये एग्जांपल मैंने आपको देके समझाने की कोशिश कीजिए। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ नॉन पेरेंटल टाइप्स। तुम देख रहे हो यहां पे कैसे नॉन पेरेंटल टाइप बना, ये कैसे बना जी, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये तुम्हारा नॉन पेरेंटल टाइप आपका यहां पे बन गया जी, ठीक है। अब देखो लिंकेज मेरे तीन प्रकार के होते हैं, कितने लिंकेज जो है ना वो आपके तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। दूसरा होता है टाइट लिंकेज, और उसके बाद होता है लूज लिंकेज। समझना पड़ेगा। कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या होता है कि जब दो जीन्स हरदम साथ साथ रहे, समझे आप लोग? जो दो जीन्स है ना, जो दो जीन्स है आर ऑलवेज टुगेदर, जब दो जीन्स आपके हरदम साथ में रहेंगे तो उसे अपन बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज कहेंगे। इसमें रिकॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं बनेगा, नो रिकॉम्बिनेशन एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं बनता, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज दो जीन है ना आपके हरदम साथ साथ में है जी। ओके ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, टाइट लिंकेज का मतलब क्या रहता है कि मेरे दो जीन्स बहुत ही क्लोज हैं, टू जीन्स आर क्लोज, दो जीन्स मेरे क्लोज है। अगर दो जीन फॉर एग्जांपल अगर क्लोज हैं तो ये चांसेस है कि जो एक जीन है ना वो दूसरे के साथ जाके पेयरिंग कर सकता है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस ज्यादा नहीं है। तो जो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स है ना वो बहुत ही कम होते हैं, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स आर वेरी वेरी लेस।
बनेंगे लेकिन उतना ज्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। ओके, अब लूज लिंकेज का मतलब क्या है कि दो जीन एकदम दूर दूर हैं। अगर दो जीन अगर एकदम दूर दूर हैं तो क्या होगा यार, क्या होगा, मुझे बड़े ध्यान से बताओ। यहां पर रिकॉम्बिनेशन होगा, सर रिकॉम्बिनेशन, देखो मैं तुमको एक बहुत ही सुंदर लव स्टोरी से बताता हूं, समझिए। अगर तुम्हारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहेगा तो ये हो सकता है ना, फॉर एग्जांपल तुम इंडिया में और तुम्हारी जो होने वाला है होने वाली जो है वो कनाडा में है, तो ये हो सकता है ना कि कनाडा में उसका चक्कर किसी और से भी चलता होगा और तुम्हारा यहां पर चक्कर किसी और से भी चलता होगा। पॉसिबिलिटी है या नहीं है, बताओ यार, है कि नहीं। तो जब जब दो जीन्स बहुत दूर दूर रहते हैं ना, उस समय रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बहुत बन जाते हैं। और वहीं पे अगर तुम्हारा पार्टनर, तुम रहते हो ए विंग में और तुम्हारा पार्टनर रहता है बी विंग में, समझो, क्या तू किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकता है क्या, या वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकती है क्या, नहीं, क्यों, तुम एक दूसरे को जानते हो। ठीक है, तो लूज लिंकेज का मतलब ये होता है कि जो दो जीन्स हैं दैट सिचुएटेड फार अवे ऑन सेम क्रोमोसोम। ओके, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इन्हें दोनों के लिए था गौरव भाई। ओके, टू जीन्स दे आर सिचुएटेड फार अवे, ये बहुत दूर दूर है क्या, ऑन सेम क्रोमोसोम। देख लो, सेमी क्रोमोसोम पे दो जीन एकदम दूर दूर है। अब नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्या होंगे जी, आर हाई। तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट जो बनेंगे वो तुम्हारे बहुत ही ज्यादा बनेंगे जी। क्या ये बातें क्लियर है, क्या ये बातें क्लियर है, अच्छे से क्लियर है सभी को, क्या ये बातें अच्छे से क्लियर है सभी को। एक बारी मुझे बताओ ध्यान से, सर कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग नहीं, बिकॉज दो जीन आपके हरदम साथ साथ में जाएंगे तो इसमें क्रॉसिंग ओवर की चांसेस ही नहीं बनेगी। ओके, दो जीन तुम्हारे हरदम साथ में रहेंगे जी। ओके, ठीक है, अब देखो जी, एक बात आपको और ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कि डिस्टेंस बिटवीन अ टू जीन ऑन अ सेम क्रोमोसोम विल डिटरमाइन द डिग्री ऑफ लिंकेज, कि लिंकेज कितना टाइट होगा या लूज होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम ये क्या डिसाइड करेगा, इट विल डिसाइड डिग्री ऑफ लिंकेज। ये डिग्री ऑफ लिंकेज को डिसाइड करेगा। देखो समझो ध्यान से, समझो एग्जांपल से, अगर डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा, मोर डिस्टेंस, अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा जी, तो देयर विल बी अ लेस लिंकेज, लिंकेज कम होगा और रिकॉम्बिनेशन बहुत होगा। रिकॉम्बिनेशन बहुत होगा, रिकॉम्बिनेशन बहुत होगा। सुनो, डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, एक मिनट बेटा जी, मोर डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, क्या बात समझ में आई। अगर दो जीन के बीच में अगर डिस्टेंस अगर तुम्हारे पास ज्यादा होगा तो क्या होगा जी, लिंकेज बहुत ही कम हो जाएगा और मोर रिकॉम्बिनेशन होगा। समझे आप लोग, समझे बात। अच्छा, सेकंड सिनेरियो, अगर लेस डिस्टेंस रहेगा बिटवीन टू जीन्स तो क्या होगा, अगर डिस्टेंस अगर कम है सो देयर विल बी अ मोर लिंकेज, लिंकेज ज्यादा होगा, अगर लिंकेज ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा जी, लेस होगा ना, लेस रिकॉम्बिनेशन। समझे आप लोग। ओके, इसका मतलब क्या है, मैं यहां से एक फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं क्या, कि जो डिस्टेंस है बिटवीन अ टू जीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेशन। देखो दो जीन के बीच में अगर डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा
तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। कौन कि जो रिकॉम्बिनेशन है वो इनवर्सली लिंकेज के इनवर्स प्रोपोर्शन में। कैसे? अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है इसका मतलब जो लिंकेज होगा ओके वो क्या होगा जी, वो क्या होगा, सॉरी डिस्टेंस के टर्म में हम बात कर रहे हैं जी, डिस्टेंस के टर्म में बात करें, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा जी तो लिंकेज मेरे पास क्या होगा जी, लिंकेज तुम्हारे पास बहुत ही कम होगा, लिंकेज विल बी दी लेस। ठीक है, क्या ये बातें सभी को समझ में आ गई? क्या ये बातें सभी को समझ में आ गई? क्या ध्यान से बताओ, ध्यान से बताओ अच्छे से, ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये बात आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, जो कि आपको हरदम याद होनी चाहिए। आइए जी, अब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखते हैं। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देख ले बेटा जी, अब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखा जाए। ओके ठीक है, नहीं आज है प्लस पे क्लास है भाई, शाम को है क्लास, नहीं दिख रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, होगा आज क्लास यार, नहीं दिख रहा है गौरव? एक बारी प्लस वाले थोड़ा सा बताना, एक बारी कमेंट में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं एक बार देख लेता हूं। गुड मॉर्निंग, मेरे को आई एम जस्ट सीइंग वेबसाइट लोड हो रही है। अनअकैडमी का वेबसाइट बहुत ही स्लो चल रहा है यार आजकल। ठीक है, यहां तक किसी डाउट है कोई? इज देयर सिंगल ड्रॉप डाउट टिल हियर? नो ना? ठीक है, चलो आइए अभी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ठीक है रुको, वेबसाइट लोड हो चुकी है, आई विल चेक क्या है भाई। नहीं यार आज 6 तारीख है ना, है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलाइजेशन है भाई, है आज। चलो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखते हैं जी। अब यहां पर है ना, मॉर्गन चचा को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है ओके, ये बात समझ में आ गई सभी को कि हम लोग मॉर्गन जी को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं जी। ओके, मॉर्गन ने क्या किया था, मॉर्गन ने क्या दिया था? मॉर्गन ने क्या दिया था जी? इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस का, कि जीन और जो क्रोमोसोम के जो बिहेवियर होते हैं ना वो पैरेलल होते हैं जी। ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिए हैं ऑफ क्रोमोसोमल थियरी। अरे यार ये क्या हो गया, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस का। इसका मतलब क्या बेटा जी? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था कि जीन एंड क्रोमोसोम का बिहेवियर क्या होता है, इसका बिहेवियर पैरेलल होता है, कि जीन और क्रोमोसोम का बिहेवियर पैरेलल होता है। क्लियर? अच्छा, मेंडल को क्या बोला गया? मेंडल जी को फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। अच्छा, अब मॉर्गन ने कैसे प्रूव किया? हाउ मॉर्गन सर प्रूव्ड? मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे दिया? अब आइए इसके ऊपर बात करते हैं जी। सो मॉर्गन ने किसको यूज किया? हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी इसके ऊपर। मॉर्गन ने किसको यूज किया था बेटा जी? ओके, ही वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाइज। फ्रूट फ्लाइज पे इन्होंने काम किया, जिनको हम लोग ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर कहते हैं। ओके, इन्होंने इसके ऊपर काम किया जी, ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर पे। अब सवाल आता है वाई, क्यों क्यों इन्होंने फ्रूट फ्लाई को ही चुना?
क्यों इन्होंने फ्रूट फ्लाई को ही चुना? बिकॉज, ध्यान से बात को सुनना जी, पहली बात, पहली पॉइंट, इनमें 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है क्या? मतलब 2n इज इक्वल टू 8 होगा, 8 होगा। दूसरी बात, ओके, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है जो कि तुमको बहुत प्रॉपर्ली देखने को मिल जाएगा जी। ओके, नहीं विजिबिलिटी पुअर नहीं, ऑफिशियल एडिट्स एक बार तुम अपना क्वालिटी बढ़ा लो। इसको अपन इजीली स्टडी कर सकते हैं अंडर द लो पावर माइक्रोस्कोप में। इजी टू स्टडी अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप। हम लो पावर माइक्रोस्कोप में इसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या जी? और ये आपका जो फ्रूट फ्लाई है ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है। इसका मतलब क्या है जी? जो मेरा मेल होगा वो मेरा स्मॉलर होगा, और जो मेरा फीमेल होगा वो कैसा होगा जी? लार्जर होगा। क्लियर है? अच्छा, फिर बाद में बहुत सारे ना फिजिकल वेरिएशन भी जिसको ना देखा जा रहा था जी। ओके, फ्रूट फ्लाइज में आपको बहुत सारा फिजिकल वेरिएशन भी दिखता है जी। बहुत सारा आपको फिजिकल वेरिएशन भी देखा गया जी। और एक बड़ी बात क्या थी ना कि ये 2 हफ्तों में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है जी। 2 वीक में लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट कर लेता है। और इससे क्या होता है ना कि लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। लार्ज नंबर में जो ऑफस्प्रिंग जो है वो तुम्हारे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना जी। इसके बाद इनको हम लोग लैब में इजीली ग्रो कर सकते हैं। इजी टू ग्रो इन लैब, इसको लैब में ना हम लोग इजीली ग्रो कर सकते हैं ना सिंपल सिंथेटिक मीडियम, इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। इसको हम लोग इजीली लैब में ग्रो कर सकते हैं सिंपल सिंथेटिक मीडियम में। समझ में आ गया? अच्छा, एक बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर क्या था ना कि मेल में किसी प्रकार का भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा था। मेल में किसी प्रकार का क्रॉसिंग ओवर शो ही नहीं हो रहा था। मैं भी आपको आगे प्रूफ करके बताऊंगा। नो क्रॉसिंग इन मेल। इन मेल, अच्छा ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? इसका भी रीजन क्या था ना कि मॉर्गन ने स्टडी किया था एक्स क्रोमोसोम को। मॉर्गन स्टडीड किसको जी? एक्स क्रोमोसोम को। ओके, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम को इन्होंने स्टडी किया था। क्या बात क्लियर है? ओके, अच्छा, यहां पर भी जो मेल था ना दैट वाज एक्स वाई एंड फीमेल वाज एक्स एक्स। क्लियर है बातें? क्या ये बातें सारी सारी क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? ओके, अच्छे से बातें क्लियर हो गई। ओके, तो ये इसीलिए मॉर्गन अंकल ने ना, मॉर्गन ने क्या किया था, फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर को सिलेक्ट किया। ओके, अब एक्स लिंक के कौन कौन से कैरेक्टर को सिलेक्ट किया गया एक बार उसको भी अपन देख लेते हैं जी। देखो, हमने क्या बताया कि सर इन्होंने एक्स लिंक्ड कैरेक्टर को स्टडी किया। इन्होंने एक्स लिंक्ड कैरेक्टर को इन्होंने स्टडी किया। ओके, इन्होंने एक्स लिंक्ड कैरेक्टर को इन्होंने स्टडी किया। देखो, सबसे पहला जो कैरेक्टर था यहां पर डोमिनेंट को अपन लिखेंगे, जो डोमिनेंट है, ओके, जो कि वाइल्ड ट्रेट है, जो डोमिनेंट ट्रेट है उसको, और यहां पे रिसेसिव हो। अच्छा, एक बात ध्यान रखना,
जो मेरे डोमिनेंट ट्रेट होते हैं ना, ये तुम्हारे वाइल्ड होते हैं। वाइल्ड का मतलब जो नेचर में मिल रहे हैं। और जो रिसेसिव ट्रेट होंगे ना, ये आपके म्यूटेंट टाइप होंगे। इधर की एनसीईआरटी में जो टेबल है ना, ये वाला टेबल, ये वाला, ये वाला, ये टेबल है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से। ठीक है, आइए पहला कैरेक्टर लिया गया यहां पे बॉडी कलर। कौन सा लिया गया जी? पहला लिया गया बॉडी कलर। बॉडी कलर, ध्यान सुना, बॉडी कलर। सो तुम्हारे पास क्या आया? ब्राउन डोमिनेंट था और येलो जो था ना वो रेसेसिव था। तो ऐसे थोड़ा सा यहां पे ना नॉमेनक्लेचर अलग है। तो अपन ने येलो को वाई से लिखा और ब्राउन को अपन ने वाई प्लस से लिखा। ठीक है, ये ध्यान रखना जी। फिर दूसरा लिया गया आपका आई कलर लिया गया। आई कलर लिया गया, ठीक है, आई कलर। ओके, डोमिनेंट वॉज रेड और रेसेसिव वॉज व्हाइट। इसको W लिखा गया, इसको W प्लस लिखा गया, W प्लस। ठीक है, ये लिखा गया जी। ठीक है, आइए जी, इसके बाद सुनो जी। इसके बाद आपका विंग कलर लिया गया, सॉरी विंग कलर नहीं, विंग टाइप लिया गया कि विंग का टाइप क्या होगा। ओके, नॉर्मल होगा या छोटा होगा, मतलब मिनिएचर होगा। इसके लिए M और इसके लिए M प्लस। ये बातें क्लियर है आपको? क्या ये बातें सभी को क्लियर है? ध्यान से बताओ, ये बातें सभी को क्लियर है? अच्छे से तो भाई मेंडल अंकल ने मेंडल कह रहा मैं, सो सॉरी, हमारे जो मॉर्गन अंकल है ये। अच्छा, ये जो सारे के सारे जो तुम्हारे पास कैरेक्टर्स हैं, ये कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है? कहां पे प्रेजेंट है? इन सभी जीन इज प्रेजेंट ऑन, जीन इज ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये आपके एक्स क्रोमोसोम पर है, ये आपके एक्स क्रोमोसोम पर है। ठीक है, ये आपके एक्स क्रोमोसोम पर है। क्या ये बातें क्लियर है? ये बातें क्लियर है? अच्छा, अब देखो जी, मॉर्गन ने क्या किया ना, मॉर्गन ने डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया। अब मॉर्गन सर ने क्या किया ना, डायहाइब्रिड क्रॉस करवाना शुरू किया जी। मॉर्गन सर ने क्या करवाया जी? डायहाइब्रिड क्रॉस। अब इन्होंने दो क्रॉस कराया, दो क्रॉस करवाया जी। एक करवाया बॉडी कलर और आई कलर के बीच में, और आई कलर के बीच में। और दूसरा इन्होंने जो क्रॉस करवाया था वो करवाया था किसके बीच में जी? आई कलर और विंग टाइप के बीच में। आई कलर एंड विंग टाइप के बीच में। अब देखो, डायहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो आता है वो क्या आता है? इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है? आज पर दी मेंडल आता है, वो आता है 9331। बट जब इन्होंने मॉर्गन ने करवाया ना, ये तो तुम्हारे मेंडल का था, मेंडल का था। बट जब मॉर्गन ने करवाया ना, ये रेशियो डिविएट कर गया। ये रेशियो क्या हो गया जी? डिविएट कर गया, रेशियो डिविएटेड है ना। 9331 आया ही नहीं, 9331 आया ही नहीं। अब क्यों नहीं आया? अब उसको समझना है अपने को, क्रॉस करा के प्रॉपरली कि मांजरा हुआ तो हुआ क्या जी, हुआ तो हुआ क्या। ठीक है, हुआ तो हुआ क्या। यहां तक कोई डाउट है किसी को? क्लियर एनी डाउट? क्लियर एनी डाउट? गाड़ी ट्रैक पे, चलो जी। मॉर्गन का डायहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं अभी। मॉर्गन सर का डायहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं। मॉर्गन डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। यहां पर है ना कॉलम बना दो डायहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है। और यहां पर तुम्हारे पास ये पेरेंटल है, ये रिकॉम्बिनेंट है।
सुनो ध्यान से जी, पहला उन्होंने क्रॉस किसके बीच में कराया? पहला क्रॉस बॉडी कलर और आई कलर के बीच में, ठीक है, ये इनका पहला क्रॉस था। दूसरा क्रॉस जो था वो था आई कलर एंड विंग टाइप के बीच में, ठीक है, ये इनका दूसरा क्रॉस था। अब सुनो क्या हुआ जी, जब इन्होंने कराया तो F2 में जो परसेंटेज आया, F2 में जो प्रोजेनी परसेंटेज आया, उसमें क्या देखने को मिला? अभी ना मैं पहले लिखवा दे रहा हूं, बाद में प्रूफ भी अभी करूंगा कि जब इन्होंने बॉडी कलर और जब आई कलर के बीच में जब क्रॉस कराया ना, 98.7% जो थे ना पेरेंटल थे, और ओनली 1.3% जो है ना ये तुम्हारे रिकॉम्बिनेंट। कैसे है ना, मैं इसको ही प्रूफ करके दूंगा। लेकिन जब इन्होंने आई कलर और विंग टाइप के बीच में क्रॉस कराया तो 62.8% तुम्हारे पेरेंटल थे और 37.2% आपकी क्या थे जी बेटा जी? रिकॉम्बिनेंट थे। ये बात आपको समझना पड़ेगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा जी। ओके ठीक है, यस चलो जी। यार इट्स ऑफिशियल एडिट स्काई ह्यूमन प्रोडक्शन चल रहा है बेटा, मैं ब्लॉक कर दूंगा यार। ओके ठीक है, चलो जी प्लीज थोड़ा सा पहले पढ़ ले, मैं तो डाउट ले लूंगा वो भी, ठीक है। आइए जी, क्या ये चीजें समझ में आई सभी को? क्या ये बातें सभी को क्लियर हुई? ये बातें सभी को क्लियर हुई? एक बात ध्यान रखना कि जो मेरे पेरेंटल टाइप है ना, ये नोट करना, जो मेरे पेरेंटल टाइप है ये 50% से 100% के बीच में ही हो सकते हैं, 0 से नहीं, 50 से 100 के बीच में। और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है, जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है वो आपके 0 से 50% के बीच में हो सकते हैं। ये बात ध्यान होना चाहिए आपको, ये बात पता होना चाहिए जी। ओके ठीक है, ठीक है चलो जी इतनी। अरे यार लेकिन अभी क्या चल रहा है यार, थोड़ा सा तुम लोग देखो तो माहौल क्या चल रहा है और तुम कर क्या रहे हो। बच्चे सब शांति से पढ़ रहे हो, तुम यार यहाँ पे ह्यूमन प्रोडक्शन का डाउट मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्या? फिर इसके बाद तुम जब मॉलिक्यूलर पढ़ाऊंगा तुम प्रिंसिपल का डाउट्स लेकर आओगे। चलो ये समझो, आप लोगों को क्रॉस ए भी अपन कराते हैं, कैसे 98 और ये 1.3 आया, इसको समझते हैं अपन। समझो आपका पहला है क्रॉस ए, पहला है क्रॉस ए, ठीक है, ठीक है। कौन से क्रोमोसोम पर हुआ है जी? ये तुम्हारे एक्स क्रोमोसोम पे काम कर रहे थे जी, एक्स क्रोमोसोम पे काम कर रहे थे जी, ठीक है। यहां पर अपन ने बॉडी कलर और आई कलर को लिया जी। बॉडी कलर आपके पास क्या कहते हैं जी? येलो और ब्राउन, ठीक है। और आई कलर वॉज व्हाइट एंड रेड, ठीक है। ये बात समझो जी। अब यहां पे पहले हम बात करेंगे पेरेंटल जनरेशन के बारे में। पेरेंटल ये तुम्हारे पास है एक्स क्रोमोसोम, ध्यान सुना जी। Y इज फॉर येलो बॉडी एंड ओके। अब ये एक्स क्रोमोसोम है, अब ये तुम्हारा नेचुरल टाइप है, ये तुम्हारे पास क्या है जी? वाइल्ड टाइप है क्या जी? येलो, और यहां पे Y और W प्रेजेंट है तुम्हारा, Y और W तुम्हारा प्रेजेंट है, मतलब येलो और व्हाइट है। तो ये क्या होंगे? रेसेसिव ट्रेट्स हैं क्या? ये फीमेल जो है ना वो तुम्हारी रेसेसिव है, फीमेल इज अ रेसेसिव, ठीक है। चलो अब जो मेरा मेल है, ध्यान से मेरी बात को सुनना यार, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यहां पे। मेरा जो मेल है इनके पास क्या होगा जी? डोमिनेंट होंगे, दे आर डोमिनेंट,
अगर ये डोमिनेंट होंगे, इनके पास Y प्लस और W प्लस रहेगा क्या, और एक Y क्रोमोसोम रहेगा, एक Y क्रोमोसोम है, दिस इज Y क्रोमोसोम। ध्यान सुनना, बहुत सुंदर है ये। तो ये हो गया तुम्हारे पास क्या जी, ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल। ओके, ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल। अब सुनो क्या होगा जी, अब गेमीट बनेगा, अब होगा गेमीट बनेगा। जब गेमीट बनेगा तो यहां से तुम्हारे पास एग आएगा, एग, एग बनेगा, एग बनेगा। ध्यान सुनो, तो यहां से क्या पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारे पास एक ही एक्स क्रोमोसोम आएगा और आपका Y और W, ये पॉसिबल है। लेकिन 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 अगर तुम देखोगे यहां से जो स्पर्म आएगा, जो स्पर्म आएगा, इसमें दो पॉसिबिलिटीज होंगी। दो पॉसिबिलिटीज गुरु क्या होंगी, देखो। पहला पॉसिबिलिटी ये होगा कि तुम्हारे पास ये एक एक्स क्रोमोसोम आ जाए, ओके, जिनमें Y प्लस और W प्लस है, और दूसरा तुम्हारा Y क्रोमोसोम आ जाए। ये पॉसिबिलिटी आने का, क्या ये है पॉसिबिलिटी? ठीक है, अब देखो तो F1 जनरेशन क्या बनेगा। इसका मतलब है कि पहले पॉसिबल ये कि ये इससे क्रॉस कर ले। अगर ये इससे क्रॉस कर लेगा तो क्या होगा, ये फीमेल बनी, आपकी फीमेल बनी, इसके पास Y और W है और Y प्लस W प्लस, ये हो गया। मतलब क्या, फीमेल जो है वो तुम्हारी ब्राउन एंड रेड आइड आ गई, F1 जनरेशन में आ गई, ये तुम्हारी फीमेल आ गई। अब पॉसिबिलिटी तो ये भी तो हो सकता है ना कि ये जो है आपका इनसे चले जाए, इनसे मिले। अगर ये इनसे मिलेगा तो क्या पॉसिबल बनेगा, Y और W, और ये आपके पास Y क्रोमोसोम। क्लियर? ये एक्चुअली में क्या होगा जी, दिस विल बी योर येलो एंड व्हाइट, होगा होगा, दिस इज योर मेल। अब सुनो यहां पे हुआ क्या, अब सुनो यहां पे क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ जी, पहले येलो और व्हाइट कौन था जी, मम्मी थी भाई, मम्मी थी। अभी वो लड़का बन गया। पहले पापा तुम्हारे ब्राउन और रेड आइड थे, और अब जो बिटिया है वो तुम्हारी ब्राउन और रेड आइड हो गई, हो गई, हो गई। क्या ये बातें सभी को समझ में आ गया, क्या ये बातें सभी को समझ में आ गया? आ जाओ जी, ठीक है, ये देख सभी को क्लियर हो गई। ओके, मैं इसको ऐसे भी शॉर्ट में लिख दूं क्या, मैं शॉर्ट अपने समझने के लिए, जो अब मेरे को आगे गैमेट भी तो बनाना है ना, इससे F2 जनरेशन भी तो, सेल्फिंग भी तो करवाना है। मैं इसको Y प्लस ऐसे लिख देता हूं और W प्लस लिख देता हूं, लिख दूं, और इसको मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारा YW और एक ये Y क्रोमोसोम। क्लियर है बातें, क्या ये बातें क्लियर है आपको? ठीक है, अच्छा अब सुनो जी, अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि भाई अब बताओ गेमीट्स भी तो बनाना है ना, नाउ लेट्स मेक द गेमीट। ओके, अभी तुमको गेमीट भी तो यहां पे बनाना है, तो गेमीट कैसे बनेंगे उसके बारे में भी देख लेते हैं अभी अपन। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत है? टिल हियर एनी डाउट, टिल हियर एनी डाउट, जल्दी बताना, कोई दिक्कत है यहां तक? इज देयर इज सिंगल लेटर ऑफ डाउट टिल हियर गाइस, टिल हियर नहीं ना? चलो आ जाओ। अब ये YW तुम्हारे पास कॉमन हुआ क्या? ये YW तुम्हारा कॉमन हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखते हैं कि भैया इनमें क्या क्या गैमेट्स बनते हैं, इनमें क्या क्या गैमेट्स पॉसिबल है, इनमें क्या क्या गैमेट्स पॉसिबल है जी। अगर अभी अपने को अब F2 तो करवाना है ना, क्या वापस से रिपीट कर दूंगे? देखो इसमें क्या हो गया, हमने पहले बॉडी कलर और आई कलर लिया। बॉडी कलर वाज योर येलो एंड ब्राउन, और आई कलर तुम्हारा व्हाइट और रेड था। ठीक है, अब तो वही हमने क्या किया, पहले पेरेंटल थी, पहले जो मेरी फीमेल थी दैट इज योर रिसेसिव। तो फीमेल के पास क्या होगा, फीमेल के पास तुम्हारे पास, फीमेल के पास क्या होगा, दो एक्स क्रोमोसोम होंगे होंगे तो YW रेसेसिव ट्रेट्स है ना, वो रहेगा। और मेल तुम्हारा डोमिनेंट था, तो इनके पास YW, Y प्लस W और W प्लस आ गया जी, Y प्लस और W प्लस आ गया। अब अगर एग बनाना होगा तो क्या होगा, इनमें से एक ही एक्स क्रोमोसोम आएगा, आ गया। और अब स्पर्म में क्या होगा कि पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि एक्स भी आ जाए,
ये आपका वाई भी आ जाए, ठीक है। अब F1 जनरेशन में ये पॉसिबल हो सकता है ना कि ये जो x है वो इस x साथ मिल जाए और आपका ये बन जाए, और या तो आपका ये x आपका इस y के साथ मिल जाए और आपका ये पॉसिबिलिटी बन जाए। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ चुकी हैं जी। बोलो जी, अब देखो, अब ये जो पॉसिबिलिटी है, अब इसमें से कितने गैमेट्स बन पाएंगे, अपने को ये चेक करना है कि कितने गैमेट्स पॉसिबल है, कितने गैमेट्स पॉसिबल है। तो इसको अपन फोक्स लाइन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्या जी? फोक्स लाइन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमारे पास क्या है जी, y प्लस और w प्लस। करते हैं अभी अपन इसको, ये आपका y प्लस w प्लस ओके, ये पॉसिबिलिटी हो गया, हो सकता है क्या जी? तो क्या क्या बनेंगे जी? देखो, एक तो y बन सकता है, एक y प्लस बन सकता है, ये बन सकता है, एक तुम्हारे पास y प्लस w बन सकता है, और एक तुम्हारे पास y प्लस w प्लस बन सकता है। ये तुम्हारे 4 गैमेट्स हैं। अब इनको किन से क्रॉस कराना है अपने को? किन से क्रॉस कराना है? इनको क्रॉस कराना है अपने को YW और Y क्रोमोसोम से, जो कि डायहाइब्रिड क्रॉस है ना, डायहाइब्रिड क्रॉस एग्जैक्टली सेम डायहाइब्रिड क्रॉस की तरह अपने को क्रॉस करवाना है, डायहाइब्रिड क्रॉस की तरह एकदम क्रॉस करवाना है जी, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है? आराम से समझो इसको, बहुत आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। आइए जी, तो मैं एक अभी टेबल बनाता हूं जिससे कि चीजें और भी सिंप्लीफाई हो जाएंगी जी। जो तुम्हारी एनसीईआरटी में क्रॉस है ना, पूरा क्रॉस ही मैं करवा के दिखा रहा हूं। ओके, और एक ये है, सुनो क्या है जी, यहां पर तुम्हारी सारी सारी फीमेल गैमेट्स हैं, ठीक है, और यहां पे मेल गैमेट है। सो मेल में कौन कौन सी गैमेट है जी? देखो, एक्स क्रोमोसोम है क्या, और एक तुम्हारे पास वाई क्रोमोसोम है। एक्स पे क्या है जी? एक्स पे क्या था? वाई और डब्ल्यू था क्या? एक्स पे वाई और डब्ल्यू था। अब देखो, फीमेल में 4 गैमेट बना है क्या? फीमेल में 4 गैमेट बना है। फीमेल में 4 गैमेट आपके पास बना हुआ है। 4 गैमेट आपके पास बना हुआ है। कौन कौन सा गैमेट बना हुआ है जी? पहला गैमेट क्या है जी आपका? अगर तुम देखोगे ऊपर, ये Y और W बना हुआ है। दूसरा गैमेट क्या बना हुआ है जी तुम्हारे पास? Y और W प्लस बना हुआ है। तुम देखो ना ये ऊपर जो गैमेट बना हुआ है। तीसरा गैमेट क्या बना हुआ है आपका बेटा जी? Y प्लस W बना हुआ है। और चौथा गैमेट क्या बना हुआ है आपका? Y प्लस W प्लस बना हुआ है। ये बना हुआ है क्या? ये सारे गैमेट्स बने हुए हैं। अब सुनो, अब कुछ नहीं क्रॉस कराना है, X और X, YW YW हो गया। क्या होंगे ये? येलो व्हाइट। ध्यान सुनना, येलो व्हाइट, ठीक है। यहां पर आपका एक Y क्रोमोसोम है और आपका यहां से आया क्या जी? X क्रोमोसोम। ऐसे करो, X Y और W, और ये आपका Y क्रोमोसोम। दिस विल बी योर व्हाट? येलो व्हाइट। समझे आप लोग? समझे आप लोग? यस। अब सेकंड सिनेरियो देखो, यहां से X में क्या है जी? Y और W, और यहां से क्या है जी? Y और W प्लस। अब ये क्या होंगे जी? अब ये तुम्हारा कैसा दिख रहा है जी? ब्राउन बॉडीड रेड आइड दिख रहा है क्या? नहीं, ये तुम्हारा क्या दिख रहा है अभी? देखो W प्लस तुम्हारा डोमिनेंट है, ओके, और Y तुम्हारे पास यहां पे क्या होंगे जी? येलो हो जाएंगे, वो तुम्हारे पास येलो होंगे। ये वाला है पॉसिबिलिटी, Y और W प्लस वाला है, तो ये तुम्हारे येलो रेड हो जाएंगे क्या? ये आपके येलो रेड हो जाएंगे, येलो रेड। सेम उसी प्रकार यहां पे क्या होगा जी? YW प्लस और ये Y क्रोमोसोम, ये भी तुम्हारा येलो रेड हो जाएगा। समझा? अच्छा, फिर देखो,
ये उठाओ, अब क्या है जी तुम्हारे पास ये y और ये w ऊपर से जो आया है, और ये क्या होगा जी y प्लस और w x पे, ये क्या होंगे, ये क्या होंगे। अब तुम आप देखोगे तो ये तुम्हारे ब्राउन है और व्हाइट हो गए, डन, ठीक है। यहां पर तुम्हारे पास क्या है जी y प्लस डब्ल्यू, और ये मेरा y क्रोमोसोम, ये क्या हो गया जी ब्राउन और व्हाइट। अब आखिरी क्रॉस है, समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से क्रॉस किया गया। यहां पे मेरा आया यहां पे क्या y डब्ल्यू y प्लस डब्ल्यू प्लस, क्या हो गया ये ब्राउन रेड। अब यहां पर तुम्हारा y प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स पर, और ये y क्या होगा ये वर्ड, ये भी तुम्हारा ब्राउन रेड होगा। ब्राउन रेड होगा, यस, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में ये क्रॉस इन्होंने करवाया, ये इन्होंने क्रॉस करवाया जी। अब तुम बड़े गौर से देखना, ब्राउन व्हाइट ब्राउन व्हाइट ब्राउन व्हाइट, ठीक है, और येलो रेड, ये क्या है, ये मेरे क्या आए हैं, ये मेरा रिकॉम्बिनेंट है, ये मेरे सारे रिकॉम्बिनेंट टाइप आए हैं क्या, ये रिकॉम्बिनेंट है। लेकिन येलो व्हाइट और ब्राउन रेड जो है ये सब तुम्हारे पेरेंटल हैं, ये सब तो पेरेंटल है ना, पेरेंट्स में देखने को मिला था। तो मॉर्गन ने जब ये क्रॉस करवाया, ये एक्चुअली इन्होंने 1000 फ्लाइज में क्रॉस करवाया था। मॉर्गन ने जो क्रॉस कराया था, जो ये क्रॉस सभी को समझा, जो क्रॉस ए करवाया था, इनके F2 फिनोटाइप्स में ना कितने फ्लाइज थे, इनमें कितने फ्लाइज थे, इसमें थे 1000 फ्लाइज। कितने 1000 फ्लाइज, 1000 फ्लाइज में से क्या हुआ ना कि 987 जो फ्लाइज थे ना वो पेरेंटल थे, और 13 ही सिर्फ ऐसे फ्लाइज थे जो कि तुम्हारे रिकॉम्बिनेंट थे। समझे आप, अब आप समझे क्या, ठीक है। चलो जी, ब्राउन रेड को मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो जी, Y प्लस और W प्लस ये क्या है बेटा जी, Y प्लस और W प्लस में डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, हम लोग को इन्हीं को लेना पड़ेगा ना सुजाता। अच्छा, ब्राउन व्हाइट कैसे आया जी, देखो तो ये Y प्लस आ गया तो ब्राउन हो गया, और ये जो W है ना तो ये तुम्हारा व्हाइट हो गया। क्लियर है सभी को यहां तक बातें, क्या सभी को बातें यहां तक क्लियर। तो मॉर्गन ने क्रॉस ए जो करवाया उसमें इन्होंने 1000 फ्लाइज लिया, 1000 फ्लाइज में से 987 जो थे ना वो पेरेंटल फ्लाइज निकले, एग्जैक्टली पेरेंट की तरह, और 13 तुम्हारे रिकॉम्बिनेंट फ्लाइज निकले, 13 वेयर रिकॉम्बिनेंट फ्लाइज। क्लियर है, क्या यहां तक कोई डाउट है। तो मॉर्गन ने यहां से एक नया टर्म कॉइन किया, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का या रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज का। ओके, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे जी, ठीक है। तो मॉर्गन ने क्या किया, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, इसको उन्होंने कॉइन किया, या इसको हम लोगों ने और क्या नाम दिया बताइए ध्यान से, इसे रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज ही बोला गया, रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज, या इसे क्रॉसिंग ओवर वैल्यू भी बोला गया। इसका एक फॉर्मूला होता है, इन सभी का एक कॉमन फॉर्मूला है, क्या कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, कि टोटल कितने रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। कितने प्रोजेनी बन रहे हैं इंटू 100। क्लियर है, क्या ये बातें क्लियर है, ये बातें, ये फॉर्मूला है। अब देखो जी, हम लोगों ने क्या किया जी, एक तो क्रॉस ए करवाया,
वाई और डब्ल्यू के बीच में। ओके, अब वाई और डब्ल्यू के बीच में क्रॉस ए जब हमने कराया तो क्या देखने को मिला, बड़े गौर से देखना जी। मेरे पेरेंटल कितने आए, 987, और रिकॉम्बिनेंट जो है वो है मेरे पास कितने जी, 13, 1000 में से। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो रिकॉम्बिनेंट तुम्हारे 13 बने, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी कितने थे, 1000 थे क्या, 1000 इंटू 100, देखो ना कितना आएगा, 1.3% तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आएगा 1.3% आएगा। अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर मैंने निकाल दिया तो मैं पेरेंटल फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा मैं, देखो अगर मुझे पेरेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 100 माइनस कर दूंगा रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को। अगर मैं 100 माइनस अगर करूंगा कितना, 1.3, तो कितना आएगा 98.7%। क्या यही सारी बातें हुई क्या, देखो हमको ना सिर्फ मतलब है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से, इसका मतलब क्या है कि यहां पर है ना लिंकेज ज्यादा या कम हुआ, देखो ना यहां पे रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम आ रहा है ना, रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वाई और जो डब्ल्यू है कैसे लिंक्ड है, जो वाई एंड डब्ल्यू कैसे लिंक्ड है, तो ये वाई एंड डब्ल्यू जो है कैसे लिंक्ड है बताओ, आर ये बहुत टाइटली लिंक्ड हुए ना, ये बहुत टाइटली लिंक्ड हुए ना, तभी तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम आई है। ओके, पेरेंटल ट्रेड्स बहुत ही ज्यादा निकल के आए हैं, तभी यही वो रीजन है, तभी वो रीजन है। ओके, अब क्रॉस बी जो था, क्रॉस बी जो था वो किसके बीच में था जी, तो बॉडी कलर और आई कलर बताओ, तो आई कलर और विंग टाइप्स के बीच में करवाया गया था। ठीक है, तो डब्ल्यू एंड एम के बीच में करवाया गया। ठीक है, अब सुनो, जब इनमें करवाया गया, देखो ना यार इधर ही बताया था ना तुमको मैंने, आई कलर और विंग टाइप। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो पेरेंटल मेरे ट्रेड्स आए वो कितने आए जी, 62.8%। ओके, अच्छा परसेंट मत लिखो अभी, पेरेंटल मेरे 1000 में से 628 तुम्हारे पेरेंटल आए। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट कितने हुए होंगे, रिकॉम्बिनेंट 372 आया रिकॉम्बिनेंट। अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालो, कैसे निकालोगे, तो टोटल रिकॉम्बिनेंट मिला 372 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं जी, 1000 इंटू 100, 37.2% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अगर मुझे पेरेंटल निकालना चाहिए, कैसे निकालूंगा पेरेंटल, 100 माइनस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, तो 100 माइनस 37.2 अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा 62.8% ये आएगा। अच्छा अब बताओ जी, यहां पर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मैंने आपको क्या लिखाया था पीछे, यहां पे लिखाया था ना कि रिकॉम्बिनेशन तुम्हारा 0 से 50 के बीच में आ सकता है, और पेरेंटल टाइप जो है ना वो 50 से 100 के बीच में आएंगे। तुम देखो अब यहां पे क्या हुआ है जी, अगर आप देखोगे तो यहां पे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा आया है क्या, अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा आया इसका मतलब क्या होगा, ये डब्ल्यू एंड एम के जो जीन्स रहेंगे वो आपस में कैसे हैं जी, ये लूजली लिंकेज्ड है, ये लूजली लिंक्ड हुआ। क्या आप लोग समझे ये बात, क्या आप लोग ये बात सभी को समझ में आ गया, अच्छे से बताओ, अच्छे से एकदम, यही है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का। अगर कोई सेम क्रोमोसोम पे अगर दो जीन अगर एकदम पास पास में रहेंगे, हाई लिंकेज लेस रिकॉम्बिनेशन, सेम क्रोमोसोम पे दो जीन दूर दूर रहेंगे, लेस लिंकेज, लूज लिंकेज, मोर रिकॉम्बिनेशन, दैट सिंपल। ठीक है, दैट सिंपल, यही तुम्हारी एनसीईआरटी का भी था। तो मैंने तुमको तो यहां पे मैथमेटिकली प्रूव भी करके दिया हुआ है, तुम्हारी एनसीईआरटी ने सिर्फ डेटा लिख के छोड़ा हुआ है। ठीक है, बट हमने यहां पे प्रूव किया हुआ है। क्लियर है अभी हम बात करेंगे क्रोमोसोमल मैपिंग के बारे में। क्रोमोसोमल मैपिंग क्या होता है,
लेट्स टॉक अबाउट द क्रोमोसोमल मैपिंग के बारे में, ठीक है। क्रोमोसोमल मैपिंग है, इट वाज गिवन बाय, इसको अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट ने दिया था। किसने दिया था? अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट। अब अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट की बात अलग क्यों है ना, क्योंकि ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन, ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ अ मॉर्गन। ये मॉर्गन के ना शिष्य थे, शिष्य थे, ओके, ये मॉर्गन के स्टूडेंट थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया ना भाई, देखो अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट ने क्या किया, इन्होंने यूज किया रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन, ठीक है। इन्होंने ही यूज्ड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किसकी तरह, एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अ टू जीन। बिटवीन अ टू जीन्स, ठीक है, ऑन अ क्रोमोसोम। कि क्रोमोसोम पे दो जीन के बीच में डिस्टेंस कितना है, और उन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्टेड अ जेनेटिक मैप। इन्होंने जेनेटिक मैप एक बनाया, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर 1% है ना, तो इन्होंने इसको 1 सेंटीमॉर्गन बोला, ओके, 1 सेंटीमॉर्गन बोला, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, पता है इसका मतलब क्या है, कि जब 100 मियोसिस हुई है, जब 100 मियोसिस हुई है, उसमें एक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला है। समझ रहे हो गुरु? कोई नहीं बताएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इनसे सवाल बना हुआ है, ओके, इनसे सवाल बना हुआ है। अगर अपन ये बोल रहे हैं कि मेरी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 37.2% है, इसका मतलब क्या होगा, वो 37.2 सेंटीमॉर्गन, सी स्मॉल एम बड़ा। इसका मतलब क्या है कि जब 100 बारी मियोसिस हुआ होगा, तो 37.2 जो है ना, मेरे रिकॉम्बिनेशन बने होंगे। समझे आप? यस, ठीक है। तो अब देखो, यही अगर तुम इसको फॉर्मूला को अगर यहां पे अप्लाई करोगे, अगर यही इसी फॉर्मूला को अगर अप्लाई करोगे यहां पे, सो y और m के बीच में इसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी थी, इसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वाज 1.3%, तो मैं लिखूंगा इसको 1.3 सेंटीमॉर्गन लिखूंगा। अब देखो W एंड M के बीच में, सॉरी Y एंड W आएगा, नहीं सॉरी Y एंड W आएगा, W एंड M के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 37.2%। कितना लिखूंगा मैं इसको, 37.2 सेंटीमॉर्गन लिखूंगा, ठीक है। अच्छा अब सुनो जी ध्यान से, अगर इसका जेनेटिक मैप बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो इसका मैं मैप कैसे बनाऊंगा, ये मेरा Y होगा और ये मेरा W होगा, और यहां पर मेरा होगा M। अगर तुम बड़े गौर से देखोगे, सो Y और W के बीच में 1.3 सेंटीमॉर्गन है, और W और M के बीच में 37.2 सेंटीमॉर्गन है क्या? मतलब ये तुम्हारा YMM ये होगा, ठीक है। इस तरीके से यू कैन फाइंड। तो अगर कोई सवाल तुमसे पूछे कि Y एंड M के बीच में कितना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, तो क्या बताओगे? कुछ नहीं सर, 1.3 प्लस 37.2 दैट विल बी योर 38.5% रिकॉम्बिनेशन। क्या ये बातें क्लियर हो गई? क्या ये बातें क्लियर हो गई आपको? क्या ये बातें क्लियर हो गई आपको? अच्छे से बताओ। इज दिस प्रॉपर्ली क्लियर टू यू गाइस? इज दिस प्रॉपर्ली क्लियर टू यू? ये प्रॉपर्ली क्लियर हो गया? यही है तुम्हारा लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का पूरा कहानी।
ये तुम्हारा लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का पूरा कहानी जी। ठीक है, चलो जी एक बार एनसीईआरटी पढ़ लें क्या, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और हम लोग इसमें भी चेक कर लेते हैं कि इसमें तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है जी। ओके, इसमें भी क्या दिया हुआ है जी। ओके, इसमें भी क्या दिया हुआ है जी। एक मिनट है, कुछ बच्चे मैसेज करके परेशान कर रहे हैं। ठीक, फाइन। यहां तक कोई डाउट है किसी को? क्लियर, क्लियर एनी डाउट, क्लियर एनी डाउट नहीं ना? चलो, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन एक बार अब इसकी एनसीईआरटी पढ़ते, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आप लोग को एक्सप्लेन भी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो, सो मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डायहाइब्रिड क्रॉस। इन्होंने कौन सा क्रॉस करवाया बेटा जी? तो डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया मॉर्गन ने। डायहाइब्रिड क्रॉस किसके अंदर जी? ड्रोसोफिला के अंदर, टू स्टडी अ जीन दैट वेयर सेक्स लिंक्ड। इसका मतलब कौन सा होगा जी? आपके एक्स क्रोमोसोम पर जो भी जीन्स हैं, ये एक्स लिंक्ड बोल दो इसको। ठीक है, अच्छा अब ये क्रॉस वेयर वेरी सिमिलर टू द डायहाइब्रिड क्रॉसेस व्हिच वाज कैरिड आउट बाय द मेंडल। जो पीवी मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया था, एग्जैक्टली वैसे डायहाइब्रिड क्रॉस इन्होंने कराया, लेकिन बट इन्होंने किसमें कराया? इन्होंने कराया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में, फ्रूट फ्लाइज में। इन्होंने फ्रूट फ्लाइज में क्रॉस को करवाया। ठीक है, अब सुनो क्या जी। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्गन ने हाइब्रिडाइज कराया येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल को। ठीक है, तो येलो बॉडीड कौन होगा जी? येलो बॉडीड इज योर मेल। ओके, येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल एंड योर टू दी ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल। सॉरी, यहां पर मैंने उल्टा बोल दिया, एक मिनट रुकना। मॉर्गन ने क्या करवाया? तो येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल, ये तुम्हारी फीमेल है, और ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे जी? YW लिखेंगे, और इसको कैसे लिखेंगे? मेल को Y+W+ लिखेंगे, बिकॉज फीमेल वॉज ना रेसेसिव एंड मेल वॉज डोमिनेंट। ओके, अच्छा इन्होंने इनके बीच में क्या कराया जी? क्रॉस ए करवाया। ठीक है, एंड इंटर क्रॉस देयर F1 प्रोजेनी, मतलब सेल्फिंग भी करवाया। He observed that a two genes did not segregated independently। जो दो जीन्स थे ना, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं किए। जो उन्होंने देखा, क्यों नहीं किए? क्यों नहीं किए? बिकॉज टू जीन्स लोकेटेड क्लोजली। ये दो जीन्स है ना, बहुत ही पास पास में थे ना, इसके लिए उन्होंने सेग्रीगेट नहीं किया। मतलब ये टाइट जीन थे। ओके, टाइट लिंकेज था इसके बीच में, टाइट लिंकेज था इसके बीच में of each other, and the F2 ratio deviated very significantly from 9:3:1 ratio which was expected when the two genes are independent. Okay, because जब डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया गया था तो क्या हुआ था जी? जब डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया गया था तो क्या हुआ था? तुम्हारा 9:3:1 का रेशियो आया था, बट वही डायहाइब्रिड क्रॉस जो है इन्होंने करवाया मॉर्गन अंकल ने, लेकिन 9:3:1 का रेशियो नहीं आया। जब इन्होंने येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल के बीच और ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल के बीच में जब क्रॉस कराया तो ये रेशियो डिविएट कर गया। कहने का मतलब क्या था इसके बीच में? कहने का मतलब ये था, क्या था कि मेरे पास जो जीन्स थे वो तुम्हारे पास बहुत ही पास पास में प्रेजेंट थे, उसकी वजह से क्या हुआ जी? ये तुम्हारा डिविएट कर गया रेशियो। देखो जी, अब मॉर्गन और उनके दोस्तों को ये बात पता थी क्या? मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट जीन्स वेर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम and saw quickly that when two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of the parental gene combinations were much higher। क्या हमने क्या बताया कि एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम पे अगर दो जीन अगर पास पास में रहेंगे तो ज्यादा क्या होगा? मोर पेरेंटल होंगे ना देन रिकॉम्बिनेंट। बोलो, यही होगा ना, मोर पेरेंटल देन द रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, वही बात बोला गया जी। ओके, मोर मच हाई, क्या कह रहा है? पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वेर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल। सो नॉन पेरेंटल को मैं रिकॉम्बिनेंट बोलूंगा,
मैं इसको रिकॉम्बिनेंट टाइप बोलूंगा जी। ओके ठीक है। अच्छा, तो मॉर्गन ने ना लिंकेज एक नया टर्म कॉइन किया जी। ठीक है, पेरेंटल ज्यादा होंगे, रिकॉम्बिनेंट कम होगा। यस, चलो समझ में आ रहा है आपको। चलो, मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस इज ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और ए लिंकेज ऑफ द टू जीन एंड कॉइन द टर्म लिंकेज। जब दो जीन सेम क्रोमोसोम पे रहेंगे तो उसको लिंकेज कहा जाता है जी। टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जब तुम्हारे कोई न्यू कॉम्बिनेशन बन रहा है। टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ द नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब मॉर्गन एंड हिज ग्रुप आल्सो फाउंड दैट when genes were grouped on the same chromosome, अगर सेम क्रोमोसोम पे अगर जीन ग्रुप्ड होंगे, some gene were tightly linked. ओके, अगर टाइटली लिंक्ड होंगे तो क्या होगा जी, दे विल शो अ वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया। क्रॉस ए में यही हुआ ना, क्रॉस ए में हुआ क्या, क्रॉस ए में क्या हुआ आपको बताइए सभी बात, बताइए क्रॉस ए में क्या हुआ जी। क्रॉस ए में क्या हुआ, तो मेरे पास Y और W के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है तो 1.3% ही आया। ओके, देख रहे रिकॉम्बिनेशन कितना लो था। लेकिन अगर मेरे पास जीन्स अगर लूजली अगर अरेंज रहेंगे, अगर लूजली लिंक्ड रहेंगे, जैसे कि क्रॉस बी में, तो इट विल शो द हायर रिकॉम्बिनेशन, जैसे क्रॉस बी में देखने को मिला। तो क्रॉस बी में क्या हुआ जी, जो मेरे पास W एंड M है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, क्या होगा जी, 37.2% होगा। क्लियर, इसमें तुम्हारे पास क्या है जी, रिकॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है जी। तो आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड द जीन्स व्हाइट एंड येलो, ये वाले they were tightly linked and showed only 1.3% का recombination, while white and miniatures wing showed a 37.2% का recombination। मतलब ये क्या है, तुम्हारे लूजली लिंक्ड है, ये तुम्हारे लूजली लिंक्ड है। समझ में आ गया सभी को, अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, याद हो गया सभी को पॉइंट्स अच्छे से। चलो जी, His students Alfred Stewart Wundt ने क्या किया, इस फ्रीक्वेंसी को यूज किया, यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन अ जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम, ओके, एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मैप। उसको जेनेटिक मैप यूनिट बताया गया जी, कि एक्चुअली में उस जीन का क्रोमोसोम पर पोजीशन किधर है, उसको बताने के लिए इन्होंने जेनेटिक मैप का कंसेप्ट लाया जी। और ये जेनेटिक मैप को आज हम लोग एक्सटेंसिवली कहां पे यूज करते हैं जी, स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ द होल जीनोम as was done in the case of the human genome sequencing project। ओके, तो ह्यूमन एचजीपी में जब हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ेंगे, वहां पर इसका जेनेटिक मैप का बहुत ही यूज होता है जी। अब ये पूरा क्रॉस जो मैंने करवाया था, एक बार मैं तुमको रिवाइज करवा दूं, एक बार मैं तुमको रिवाइज करवाता हूं, सुनो क्या कह रहा है। ये मेरा पेरेंटल है, तुम देख रहे हो ये फीमेल है, फीमेल इज योर व्हाट, रिसेसिव। ये दोनों तुम्हारा एक्स क्रोमोसोम है क्या, एक्स क्रोमोसोम है। सो YW येलो व्हाइट, और ये मेरा मेल जो था दैट वाज डोमिनेंट। ये तुम्हारा एक्स है और ये तुम्हारा वाई है। जब गैमीट बनेगा तो क्या होगा, जब गैमीट बनाना होगा तो क्या होगा जी, मेरे पास यहां से तो सिर्फ YW आएगा और यहां से तुम्हारा Y+W+ और तुम्हारा Y भी, दोनों भी आ सकता है जी। हमने सबसे पहले YW को इससे क्रॉस करा दिया, ये F1 जनरेशन इन्होंने सीधा बनाया है, इन्होंने गैमीट दिखाया नहीं है। तो आपको वाइल्ड टाइप आ गया क्या जी, ओके, दैट इज योर व्हाट, ये तुम्हारे वाइल्ड टाइप आ गए जी। वाइल्ड टाइप तुम्हारे पास क्या था जी, ये कैसे थे आपके पास, येलो थे कैसे थे, बहुत आना यार, ये येलो बॉडी और ये तुम्हारे पास क्या होंगे जी, ब्राउन बॉडीड हो जाएगा और रेड आइड हो जाएंगे, ब्राउन बॉडीड और रेड आइड। ठीक है, ये बात ध्यान रखना जी। और ये तुम्हारा मेल जो होगा अभी येलो व्हाइट आ गया है जी। ठीक है, अच्छा, फिर जब इन्होंने गैमेट्स बनाया, 4 प्रकार के गैमेट्स बने थे, आपको याद होगा तो। और अब यहां पे क्या देखने को मिला, क्रॉस ए में जो पेरेंटल थे वो 98.7 है और रिकॉम्बिनेंट तुम्हारे 1.3% है। मतलब क्या है जी, कहने का मतलब क्या है
ये जो जीन्स होंगे इज लोकेटेड क्लोजली, तो इसकी वजह से लो रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर तुम क्रॉस बी देखोगे तो क्रॉस बी में पेरेंटल तुम्हारे 62.8 है और रिकॉम्बिनेंट तुम्हारा 37.2 है जी। तो दो जीन्स तुम्हारे पास क्या है जी, लूजली लिंक्ड है यहां पे। तो क्या होगा, ये हाई रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा जी। होगा, ओके, होगा क्या, यस। तो वही बात यहां पे बोला गया है जी। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, तुम अगर नीचे देखोगे, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू इज हाइयर देन डब्ल्यू एंड एम। मतलब क्या है, ये तुम्हारा वाई एंड डब्ल्यू जो है ना टाइटली लिंक्ड है, और डब्ल्यू एंड एम जो है ना वो आपका लूजली लिंक्ड है। ये लाइन याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है क्या, ये बातें सभी को क्लियर है क्या, बातें क्लियर है। अच्छा, मैंने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं पढ़ाया ना तुमको, पढ़ाया है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मैंने तुमको पढ़ाया है क्या, नहीं ना। चलो पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ लेते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सुनो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखो, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली बेटा जी, नॉर्मली क्या होता है, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है क्या जी, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है नॉर्मली। ठीक है, अब पॉलीजेनिक का मतलब क्या हो गया कि मल्टीपल जीन्स, कि बहुत सारे जीन मिलके सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल करेंगे। कर रहे हैं क्या, कर रहे हैं क्या, ओके। देखो देखो, तो कहने का मतलब क्या है यहां पे कि टू और मोर देन दो जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं सिंगल कैरेक्टर को। दो या दो से अधिक जीन्स मिलकर सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं जी। ठीक है, और जीन्स को अपन क्या कहते हैं जी, और जीन्स को अपन क्या कहते हैं, जीन्स आर कॉल्ड पॉलीजीन्स, इसे पॉलीजीन्स कहते हैं जी। ठीक है, अच्छा, पॉलीजीन्स एक्चुअली में ना डुप्लीकेट जीन्स होते हैं, दे आर व्हाट, पॉलीजीन्स आर डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि सारे जीन्स है ना वो सेम प्रोडक्ट बनाएंगे, ऑल जीन्स विल सिंथेसाइज द सेम प्रोडक्ट। synthesizes same product, सारे जीन है ना सेम प्रोडक्ट आपके बनाएंगे जी। ओके, अच्छा, इसके बाद मैं तुमको इसका एग्जांपल बताऊंगा जी। ओके, पॉलीजीन्स जो होते हैं ना, दे शोस व्हाट, एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव का मतलब क्या होता है जी, ऐड करना। जब ये जीन्स अगर ऐड हो जाएंगे ना तो उनकी इफेक्ट बहुत ही बढ़ जाएगी। मैं अभी तुमको एग्जांपल से समझाऊंगा जी, एग्जांपल से तुमको समझाऊंगा जी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे में ह्यूमन हाइट होता है या स्किन कलर, बेस्ट एग्जांपल जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्किन कलर इन मेन, ये एग्जांपल अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है जी, ये एग्जांपल अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है जी। ठीक है, देखो जी, अब स्किन कलर जो है ना, इट इज कंट्रोल्ड बाय तीन जीन्स। कौन कौन से हैं वो, देखो, पेरेंटल में मेरे पास ए बी बी सी सी, ये तीन जीन्स हैं। अगर ये रहेंगे तो इंसान बहुत ही डार्क होगा, अब वेरी डार्क, वेरी डार्क। और स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी क्या होगा जी, वेरी लाइट या वेरी ब्राइट, वेरी लाइट स्किन कलर होगा। क्लियर है, देखो, जब गैमीट बनेगा तो यहां से क्या होगा जी,
ए बी और सी आएगा, और यहां से आएगा ए बी और सी आएगा यहां से। और F1 जनरेशन क्या होगा जी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। क्लियर है? अब ये तुम्हारा होगा इंटरमीडिएट स्किन कलर। होगा ये आपका क्या होगा जी, इंटरमीडिएट आपका स्किन कलर होगा जी। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कितने गेमेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ गेमेट्स बताइए, नंबर ऑफ गेमेट्स तो क्या होगा, ये लगाओगे एन का मतलब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, यहां पे 3 है क्या, आपके 8 गैमेट बनेंगे। ठीक है, अब समझो जी, अगर तुम्हारे पास कोई अगर कैपिटल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, एक यही बन सकता है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, या तुम्हारा यही बन सकता है, कैपिटल है, कैपिटल बी, स्मॉल सी। ओके, अगर तुम्हारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर जितने ज्यादा रहेंगे उतना डार्कर बंदा रहेगा। ठीक है, और अगर रेसिव कैरेक्टर जितना ज्यादा रहेगा वो उतना लाइट रहेगा। ठीक है, अच्छा कैसे जीन से ये इन्फ्लुएंस हो रहा है क्या, नहीं, एनवायरमेंट से बेटा जी पॉलीजीन्स गेट अफेक्टेड। अगर तुम ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां पे धूप बहुत ज्यादा है, तुम ऑटोमेटिकली तुम डार्क हो जाओगे। ठीक है, मल्टीपल अलील्स में अलग था, बहुत सारे अलील्स मिलकर सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे। जीन तो एक ही था ना वहां पे, जीन वॉज सिंगल, मल्टीपल अलील्स मिलकर सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं। यहां पे मल्टीपल जीन्स मिलके, देख लो ना, ये ए बी और सी सब जीन्स हैं, ये जीन है, ये अलग बहुत सारे जीन्स मिलकर सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ओके, आइए एनसीईआरटी में पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एनसीईआरटी कह रही है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में, क्या कि मेंडल स्टडीज क्या बोला इन्होंने कि एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा जी। May describe those traits have a distinct alternate form such as a flower color which are either a purple or white. ठीक है, but if you look around you will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and they are spread across a gradient. अब तुम देखो ना, स्किन कलर जो है, अब ये मेंडल ने बोला, मेंडल ने क्या बोला, फ्लावर कलर या तो आपका पर्पल होगा या तो आपका व्हाइट होगा। देयर विल बी नो ब्लेंडिंग, नो कोई भी ग्रेडियंट नहीं बनेगा। मतलब अगर मेंडल के हिसाब से अगर जाएंगे तो दुनिया में तो फिर 2 ही प्रकार के लोग होने चाहिए, एक तो ऐसे लोग जो कि बहुत काले, एक ऐसे लोग जो कि बहुत गोरे। लेकिन नेचर में ऐसा मिलता है नहीं सर, आपको ग्रेडियंट देखने को मिलता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्केल, एक आपको स्केल देखने को मिलता है, काले सावले है ना, अलग अलग ग्रेडियंट्स होते हैं जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमंस we don't just have a tall or a short people, अच्छा 2 distinct alternatives, हमारे पास सिर्फ लंबे और छोटे नहीं होते हैं, okay, but a whole range of possible heights. Such a traits are generally controlled by 3 or more genes and thus are called polygenic traits. ठीक है, तो ये तुम्हारे 3 या 3 से अधिक जीन्स के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं क्या, इसे अपन पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं जी। अच्छा यहां पे बहुत सारे जीन्स आपके इन्वॉल्व है ना, बहुत सारे, ब्लेंडिंग आपका इंटरमिडिएट डोमिनेंस में आता, समझिए। Beside the involvement of the multiple genes, polygenic inheritance also takes into account that influence of the environment. ठीक है, हमने क्या बताया कि सिर्फ जीन्स का ही काम नहीं, यहाँ पे एनवायरमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है यहाँ पे। ठीक है, ओके, सिर्फ हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि मल्टीपल जीन्स के रिस्पेक्ट में था तो वो काला हो गया, नहीं, एनवायरमेंट भी फेवर करता है। क्लासिकल एग्जाम्पल देखो क्या है इसका, ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिकल एग्जाम्पल फॉर दिस केस। ठीक है, in the polygenic trait the phenotype reflects the contribution of each alleles. Okay, जो भी तुमको phenotype दिख रहा है वो बता रहा है कि हर एक allele की contribution क्या है। अगर कैपिटल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी अगर रहेंगे तो क्या होगा, बहुत ही डार्क होगा। और समझो अगर कैपिटल ए है, स्मॉल बी, स्मॉल सी क्या होगा, वो एकदम गोरा होगा, नहीं, वो कहीं पे सावले में आएगा। ठीक है, देखो जी, The effect of each allele is additive. तुम देख रहे हो ना कि हर एक alleles के एडिशन, एडिटिव का मतलब है एडिशन, एडिशन हो जा रहा है, ध्यान रखना जी। ठीक है, to understand this better let us assume that 3 genes A, B and C control the skin color in the human with a dominant form क्या है जी तुम्हारा ABC, which is responsible for a dark skin color and recessive जो है वो small a, small c for the light skin color. The genotype will, with all the dominant alleles, will have the darkest skin color. अगर
कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी रहा तो डार्केस्ट स्किन कलर मिलेगा जी, मिलेगा। अच्छा, दैट विथ ऑल द रेसेसिव एलील्स स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी विल हैव द लाइटेस्ट स्किन कलर। अच्छा, as expected the genotype with the 3 dominant alleles and 3 recessive alleles will have an intermediate skin color। मतलब अगर ऐसा रहे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो इस केस में आपको इंटरमीडिएट स्किन कलर आएगा क्या? इन दिस मैनर द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ अलील इन द जीनोटाइप वुड डिटरमाइन द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द स्किन कलर इन द इंडिविजुअल। ये तुम्हारे डार्कनेस और लाइटनेस को दर्शाता है इंडिविजुअल्स। क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है आपको? क्या बातें क्लियर? बहुत ही सिंपल है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है कि बहुत सारे जीन मिलकर सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। पॉलीजीन्स आर एडिटिव इन नेचर, और पॉलीजीन्स जो है ना वो आपके एनवायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे स्किन कलर जो है उसमें सिर्फ जीन्स का ही इंपॉर्टेंस नहीं है, एनवायरमेंट भी मेजर रोल प्ले करेगा। अगर तुम रहते ही धूप में हो तुम काले पड़ी जाओगे, ठीक है, तो बात भी क्लियर रखना। अच्छा, प्लियोट्रॉपी भी अपन ने पढ़ा हुआ है। क्या बेटा जी आपने प्लियोट्रॉपी पढ़ा है क्या? बोल भाई, क्या मैंने प्लियोट्रॉपी आपको पढ़ाया है? याद है कि तुम इसको भूल गए हो? याद है? याद है? कितने लोगों को याद है प्लियोट्रॉपी? प्लियोट्रॉपी कितने लोगों को याद है? इसका एग्जाम्पल भी मैंने तुमको दिया था, उसका एग्जाम्पल भी मैंने तुमको दिया था, फिनाइलकेटोन्यूरिया। तो यहां पे फिनाइलकेटोन्यूरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिनाइलकेटोन्यूरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, फिनाइलकेटोन्यूरिया। याद है ना, मैंने आपको बताया था यहां पे हर एक जीन्स के बारे में। चलो यहां पे रिवीजन भी कर लेंगे। We have so far seen the effect of gene on a single phenotype or a trait. However, instances where a single gene can exhibit the multiple phenotypic expression. तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है? बताना, ये किसका एग्जाम्पल है? बोल भाई, अरे बोलो यार। जो मेरे पास फिनाइलकेटोन्यूरिया, ये तुम्हारा प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। प्लियोट्रॉपी का एक जीन जो है ना वो बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली है। एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। देखो, सच जीन्स आर कॉल्ड अ प्लियोट्रॉपिक जीन, ठीक है ना। ओके, देखो लिख रहा है ना कि अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट द मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। देखो, the underlying mechanism of the pleiotropy in the most cases is the effect of a gene on a metabolic pathway which is contribute toward the different phenotypes। देखो जी, so यार मेटाबॉलिक पाथवे जब भी केमिकल रिएक्शन होता है उससे क्या फिनोटाइप पे कोई भी इंपैक्ट पड़ता है? यस सर, पड़ता है जी। अगर तुम्हारी बॉडी में अगर गलत अगर अमीनो एसिड्स बनेंगे तो उससे अलग प्रकार का ग्रोथ होगा, है कि नहीं? देखो, as an example of this is a disease of phenylketonuria which occurs in the humans। The disease is caused by the mutation in the gene। उस जीन का नाम क्या है? उस जीन का नाम क्या है जी? PAH जीन, phenylalanine hydroxylase। Okay, that code for an enzyme phenylalanine hydroxylase, a single gene mutation। ये भी तुम्हारा सिंगल जीन म्यूटेशन का एग्जांपल है, ठीक है। जब जीन में म्यूटेशन आ गया तो क्या हुआ? This manifests itself through a phenotypic expression characterized by the mental retardation। देखो, एक कैरेक्टर, रिडक्शन इन द हेयर एंड स्किन का पिगमेंटेशन, ये सब तुम्हारा खराब हो गया। ओके, इस एक जीन पीए जीन के खराब होने से तो सिंगल जीन ने यहां पे बहुत सारे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करवा दिया है जी, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन अपन कल शुरू करते हैं, ठीक है ना, कल शुरू करते हैं, कल आराम से शुरू करके कल इसको अपन, ओके, 2 दिन का मुझे और टाइम दो यार, मैंने बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं यार, ठीक है जी। हाँ, मैं एक बार ना क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस मैं चेक कर लेता हूं कि क्यों नहीं है, ठीक है। और वरना मैं कल वाली क्लास में पहले मैं वो करवा दूंगा तुम, ठीक है। चलो, यहां तक कोई डाउट है? क्लियर? कोई डाउट? क्लियर? आज हम लोगों ने क्या कर लिया जी? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ लिया, प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये 3 टॉपिक खत्म कर लिया, ठीक है। चैप्टर बड़ा है, तोड़ के पढ़ो इसको, मजा आएगा, ठीक है। चलो जी, कल देखो, कल क्या करेंगे ना, कल अपन सेक्स डिटर्मिनेशन पहले पूरा खत्म करते हैं, सबका सेक्टर में, उसके बाद अपन म्यूटेशन, परसों अपन करेंगे म्यूटेशन और ये पेडिग्री एनालिसिस, परसों खत्म करते हैं, परसों खत्म करते हैं, ठीक है। डन। चलो, अगर आपको मजा आया तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। एक बात आप लोग के लिए और है
बहुत ही सुंदर सी बात है आप लोगों के लिए। आप लोग एनरोल कर सकते हैं हमारे फिनिक्स टेस्ट सीरीज के अंदर, जहां पे आपको कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का 6 पार्ट वाइज टेस्ट और 10 फुल सिलेबस टेस्ट मिलने वाला है, और हर एक पेपर का डिटेल वीडियो सोल्यूशन में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। डू यूज कोड बायोलॉजी लाइव 1 एंड एनरोल इन दिस पेपर। ठीक है, साथ में आप लोग ऑल सर फास्ट ट्रैक रिलेटेड बैच में भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 299 में आपको मिल रहा है। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। अगले प्रश्न है ओके भाई, मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो ना यार। वीडियो को लाइक क्यों नहीं किए हो भाई? वीडियो को लाइक ही नहीं किया बच्चे, दैट्स अ वेरी बैड यार। वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, सी यू।